हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 130 प्रश्न हम लोग जो है निमी पैटर्न पे आधारित जो पीडीएफ है उसके जो है प्रश्न कर रहे हैं। और आप सभी को हमने बताया भी था कि साथियों, आपकी जो परीक्षा है आईटीआई फर्स्ट ईयर की ट्रेड थ्योरी का, ठीक है, यही से जो है आपका प्रश्न पूछेगा। ठीक है, हम जो प्रश्न करा रहे हैं मेरे भाई, ये फीटर ट्रेड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। तो साथियों, आपसे हम कहेंगे कि अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर भी कर लीजिएगा। जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। ठीक है साथियों, और यहाँ से जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ मेरे भाई, अगर आप मेरी क्लास को पूरा देख लेंगे मेरे भाई, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पूरी क्लास को देख लीजिएगा। ज्यादा क्लास नहीं है, ठीक है, 7 से 8 क्लास में हम जो है पूरे पीडीएफ के जो प्रश्न है सब समाप्त कर दिए हैं। पूरी जो है एक्सप्लेन के साथ हमने जो है हल करा दिया। आप लोग जो है थोड़ा सा उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो है यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जो है आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो एक बात और हम कहेंगे, जिन साथी को प्रश्न का जो है आंसर आ रहा हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। ठीक है, कौन सुनिश्चित करता है उसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहला कारक का निहाई, नोक, स्पिंडल लॉक, रचेट स्टॉप। ठीक है, रचेट स्टॉप होता है। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? कर रखा है कि वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरग्रेस पार्ट है। वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरग्रल पार्ट है, इंटरग्रल पार्ट है। तो उसके बारे में आपको बताना है मेरे भाई। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जा होता है। क्या? जा। आंसर आपका यहाँ पर पहला ही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत होता है मेरे भाई, वह जो है आपका स्क्रू और नट पर निर्भर करता है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं लंबी स्लिप की द्वारा। ठीक है, अगले ऑप्शन की बात करें, अगला ऑप्शन आपका कर रखा है कि लंबी स्पिंडल के द्वारा। ठीक है, अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कर रखा है समायोज्य बेस के द्वारा। ठीक है, अगला कर रखा है एक्सटेंशन राइट्स के एक सेट के द्वारा। जी हाँ, आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाए, एक्सटेंशन राइट के एक सेट के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि मापने के दौरान वेबल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इनक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर जो कांटेक्ट होता है वह ब्लेड ही होता है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, एक बार प्रश्न को और पढ़िएगा। ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि विभिन्न गति के लिए किसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए पहला कर रखा है फ्लैट पुल्ली, जाकी पुल्ली, स्टेप पुल्ली। ठीक है, स्टेप पुल्ली आप सभी को पता है, देखे होंगे ड्रिलिंग मशीन में जो है लगा होता है। ठीक है, अलग अलग गति जो है स्टेप पुल्ली पर ही डिपेंड करता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि पेडस्टल ग्राइंडर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, यानी कि एक ग्राइंडर है उसमें जो है संकेत दे दिया है एक कलपुर्जे का जो है नाम यक्स के रूप में, और इसे जो है आपको बताना है। देखिए ये जो है आपका ग्राइंडर मिल मशीन है। ठीक है, और यहाँ पर दे दिया है ये कि यक्स ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर यह टूल रेस्ट होता है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ तो पहला ही बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, टूल रेस्ट होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, इस फाइल का नाम क्या है। जो फाइल आपके सामने दिख रहा है मेरे भाई, इसको बारे में आपको बताना है कि यह फाइल का नाम क्या है। ठीक है, अगर आपको पता हो मेरे भाई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, पहला हैंड फाइल। ठीक है, यहाँ पर रॉप्स कट फाइल, आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि अगर वाइस हैंडल को ज्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर वाइस हैंडल को ज्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस स्पिंडल की क्षति होगी। जी हाँ, अगर आप जो है वाइस के हैंडल को ज़्यादा टाइट कर देंगे मेरे भाई, तो वह जो है क्या होगा, स्पिंडल की आपका खराब हो जाएगा। तो आपका आंसर पहला ही बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए करा के कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है इनसाइड कैलिपर, ओड लेग कैलिपर। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन आपका कर रखा है कि आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, अगला कर रखा है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर यही होगा। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए कर रखा है कि बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का हम उपयोग करते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि पावर सा, कंटूर सा, सर्कुलर सा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। मार्किंग जो टेबल होता है मेरे भाई जिस पर आप जो है वर्कपीस को रखकर मार्किंग करते हैं, ठीक है, तो वह कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। ठीक है, ये जो है स्वयं लुब्रिकेशन, ये तो पहला ही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो तीसरा चौथा दिख रहा है ये नहीं होगा। अधिक कठोरता बनाए, सटीकता बनाए रखे, थर्मल विस्तार को रोके नहीं, तो पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कर रखा है कि अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, क्या रखा है कि इस गेज का नाम क्या है। जो गेज आपके सामने दिख रहा है मेरे भाई, इस गेज का जो है नाम पूछ रखा है कि आपको इस गेज का नाम बताना है। अगर आप अपने वर्कशॉप में जो है इसे देखे होंगे तो बता लेंगे, अगर नहीं भी दिखे हैं मेरे भाई तो यहाँ पर आपको अब हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो यह जो है आपका वेवल गेज होता है, जिसके बारे में एक प्रश्न हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही देख लिए थे। ठीक है, तो क्या है, वेवल गेज है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा, रोटरी फाइल। ठीक है, आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। ये प्रश्न देखिए, ये क्या कर रखा है कि दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है। फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है। जैसा आप सभी को पता है कि जब अपने वर्कशॉप में आप लोग फाइल के साथ जो है वर्कपीस पे काम करते थे या फाइलिंग करते थे, तो देखते थे कि वर्क जो आपकी फाइल है उसमें जो है कुछ छोटे छोटे जो है धातु के कण जो है उसमें फंस जाते थे। अब उस कण को निकालने के लिए जो है किस ब्रश का इस्तेमाल किया जाता था, वह आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि वह जो होता है आपका कॉपर स्ट्रिप होता है। ठीक, आंसर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वॉइस का उपयोग किया जाता है। छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वॉइस का उपयोग किया जाता है। किस वॉइस का उपयोग करते हैं ये आपको जो है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला पिन वॉइस, पाइप वॉइस, हैंड वॉइस, टूल मेकर वॉइस। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है, यह जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है HSS ब्लेड, सभी हार्ड ब्लेड, लचीला ब्लेड। अगला करा हीरा ब्लेड। देखिए यहाँ पर जो लचीला ब्लेड होता है उसी का हम इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर आपका सी बनेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि किस छेनी का उपयोग की वे काटने के लिए किया जाता है। किस छेनी का उपयोग की वे काटने के लिए किया जाता है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है आपको कमेंट करके बताना है मेरे भाई। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो की वे होता है वह क्रॉस कट छेनी होता है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, हथौड़े में यक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। अभी चित्र जो है दिया गया होगा, ये चित्र आपके सामने है हैमर का। ठीक है, और जो है यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से बता दिया गया है जो हेड है यक्स, ठीक है, उसी के बारे में पूछ ही रखा है।
तो आपको जो है कमेंट करके बताना है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो होता है यह पिन ही होता है, ठीक है, आंसर पहला ही बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, क्राउनिंग का उद्देश्य होता है कोनों की खुदाई को रोके, ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, धातु की काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें, ठीक है, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें, ठीक है, कैसे रोका जाता है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये जो होता है आपका, यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि लीप कोण को घटाकर, रेक कोण को बढ़ाकर, क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर, ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देख लीजिए, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इंपैक्ट को सहन कर सके। धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इंपैक्ट को सहन कर सके, ठीक है। तो ये जो होता है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है टेनेसिटी, ठीक है। अगले ऑप्शन की बात कर सकते, अगला कर रखा है कि हार्डनेस, ठीक है। अगला कर रखा है भंगुरता, टफनेस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टफनेस हो जाएगा, ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फेस में फिट होता है। कौन सा पार्ट जो है मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फेस में फिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, देख लीजिए, यहाँ पर आपको अगर पता एनिबिल, वेरल, स्पिंडल, रैचेट स्टॉप, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका एनविल ही हो जाएगा, तो आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई कि इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है। इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है, तो थोड़ा सा देखिए माइक्रोमीटर का चित्र देख लीजिए। आप सभी को पता है इसको जो है हमने अपने वर्कशॉप में जो है इसके बारे में बताया भी था कि यह क्या मापता है, ठीक है। तो आप सभी को जो है कमेंट करके इस प्रश्न का जो है जवाब देना है, क्योंकि एक प्रश्न ऐसा ही हमने आपको करा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है यह मेरे भाई यह जो है डेप्थ माइक्रोमीटर होता है, यानी कि यह गहराई को मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है उसके बारे में आपको बताना है मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहला कर रखा है कि आर्बर द्वारा, जी हाँ आर्बर द्वारा ही हो जाएगा, ठीक है, आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कौन सा ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर दूर करा जाता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए पहला कर रखा है कि पिलर ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर जो है देखिए पहला करा बी ए थ्रेड, बी एस एफ धागा, बी एस डब्ल्यू धागा, ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए इस टैप रेंच का नाम क्या है। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसी तरीके से जो है ड्राइंग दे देगा और आपको पूछ लेगा चित्र देकर जो है यह कौन सा उपकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपसे पूछ लिया है कि यह इस टैप रेंच का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा, देखिए पहला कर रखा है बॉश टाइप टैप रेंच, सॉलिड टाइप रेंच, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इसको आपको कमेंट करके बताना है मेरे भाई, ठीक है। ट्रैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है। टैप ड्रिल साइज की गणना करने का जो सूत्र है मेरे भाई उसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता भी दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला ही हो जाएगा ड्रिल साइज, इसे जो है इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो है यह देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर, ठीक है, उसके बाद -2 इंटू गहराई, ठीक है, आंसर आपका पहला बन जाएगा। अब जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले
अब देखिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे साथियों कि अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को जरूर लाइक करके जाना और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो आप तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट और क्लास की नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलता रहे। मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ कि यहाँ से जो है आपको क्लास एक बार देख ही लेना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके नियमी पैटर्न पे ही आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें ट्रेड थ्योरी की जो 38 प्रश्न आपके आएंगे, यहाँ से जो है आपको 30-32 कभी कभी तो पूरा का पूरा आ जाता है, ठीक है। तो इतने प्रश्न आपकी परीक्षा में यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ मेरे भाई, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है साथियों। तो मुझे आशा है साथियों की क्लास आपको पसंद आएगी होगी और आप लोग क्लास को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी क्लास को शेयर करिएगा ताकि वो भी साथी क्लास को देख सके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।